डियर स्टूडेंट्स, मैं बलवान सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सार, आपके सामने आज कार्ल मार्क्स और डेविड रिकार्डो के जनसंख्या सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत की या जनसंख्या संबंधी विचारों की बात करते हैं। कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी के महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री थे। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक इनको कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कट्टर विरोधी थे और साम्यवाद के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार जनसंख्या का कोई विश्वव्यापी सिद्धांत नहीं होता, यानी पूरी दुनिया में जनसंख्या संबंधी कोई एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि विभिन्न जनसंख्या सिद्धांत अलग अलग आर्थिक दशाओं में उत्पन्न होते हैं और अलग अलग आर्थिक दशाओं पर आधारित हैं। जबकि प्रत्येक उत्पादन पद्धति का अलग अलग जनसंख्या सिद्धांत होता है। जनसंख्या संबंधी किसी सिद्धांत का उन्होंने अलग से प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विवेचना में जनसंख्या के संबंध में जिन विचारों का विश्लेषण किया, उन्हीं के आधार पर जनसंख्या सिद्धांतों की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। उनके अनुसार जनसंख्या समस्या और समाज की अन्य सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दुष्परिणाम है, क्योंकि ये साम्यवाद के समर्थक थे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सभी समस्याओं की जड़ मानते थे। इसलिए जनसंख्या समस्या और अन्य सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दुष्परिणाम कही गई है। मार्क्स ने समाज को दो भागों में विभाजित किया। एक पूंजीपति वर्ग, जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं उनका ओनर होता है, और लाभ और अतिरिक्त मूल्य अर्जित करता है। यह लाभ विनिमय मूल्य और निर्वाह मूल्य के अंतर का परिणाम है, यानी जो लागत है और जो आउटपुट है उसका परिणाम, उसका जो अंतर है उसको उसने लाभ कहा है। धनी वर्ग इस अतिरिक्त मूल्य को पूंजी के रूप में संचित करता रहता है और अधिक धनी होता जाता है, और गरीब और अधिक गरीब होता जाता है, और गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती जाती है। निर्धन वर्ग, दूसरा वर्ग इन्होंने बताया, निर्धन वर्ग, जिसकी संपत्ति मात्र मजदूरी होती है और वो श्रम संचय के लिए जनसंख्या वृद्धि करता है, यानी श्रम ज्यादा से ज्यादा श्रम से मजदूरी कमाने के लिए वो जनसंख्या वृद्धि का प्रयत्न करता है। मार्क्स के अनुसार संसार में जनाधिक्य या जनसंख्या वृद्धि कह सकते हो आप इसको, निर्धनता, समाज की विपत्तियां और बेरोजगारी पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की परिणाम होती है। किसी भी देश में जनसंख्या वृद्धि प्रजनन दर अधिक होने के कारण नहीं, बल्कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण होती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। पूंजीवादी वर्ग उत्पादन का बहुत थोड़ा हिस्सा मजदूर को मजदूरी के रूप में देता है और एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेता है। पूंजीवादी अधिक से अधिक मशीनों का प्रयोग से उत्पादकता की मात्रा को, उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, और अतिरिक्त मात्रा को कार्ल मार्क्स ने उत्पादकता और मजदूरी के स्तर के रूप में परिभाषित किया है। मजदूरी को उत्पादकता से कम मजदूरी दी जाती है, यानी उत्पादन जितना अधिक होता है वैसे उतनी मजदूरी उसको नहीं मिलती। मशीनों के प्रयोग से इनमें बेरोजगारी हो जाती है, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है और श्रमिकों की एक सुरक्षित फौज तैयार हो जाती है। ऐसी दशा में जितने ज्यादा श्रमिक होंगे, निश्चित रूप से मजदूरी की जो दर है वो निम्नतम स्तर पर चली जाती है। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा अतिरिक्त जनसंख्या के रूप में सामने दिखाई देता है। जनसंख्या में बढ़ोतरी गरीब व्यक्ति की अज्ञानता के कारण नहीं। इस प्रकार से ये मानते हैं, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जैसे ही मजदूरी की दर कम होगी, निश्चित रूप से मतलब मजदूरी कम मिलनी शुरू हो जाएगी, मजदूरी के लिए कंपटीशन होगा और एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको खाली जनसंख्या, बेरोजगार जनसंख्या के रूप में दिखाई देगा। जनसंख्या में बढ़ोतरी, अब इसी आधार पर वो कहते हैं कि जनसंख्या में बढ़ोतरी, जनसंख्या वृद्धि गरीब व्यक्ति की अज्ञानता के कारण नहीं, बल्कि पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के हानिकारक परिणामों के कारण उत्पन्न होती है। जमींदारी, अनुपयुक्त और अनुचित मानव भूमि अनुपात, यानी भूमि का सही से बंटवारा ना होना, भूमि अधिकार में कर्म
अनिश्चितता आदि इसी देश में निम्न उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। अगर उत्पादन ज्यादा हो तो निश्चित रूप से जो गरीब व्यक्ति है वो जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकता है। जब खाद्य सामग्री का उत्पादन पर्याप्त नहीं होता तो जनसंख्या वृद्धि एक समस्या बन जाती है। जब श्रमिक पूंजीपतियों के धन संचय में वृद्धि हेतु कठोर परिश्रम करता है तो वह स्वयं अतिरिक्त हो जाता है, स्वयं बेरोजगार हो जाता है। यह कार्यशील जनसंख्या है जो धन संचय को प्रभावित करती है, किंतु अधिक श्रम के कारण खुद सापेक्षिक अतिरिक्त जनसंख्या में बदल जाती है और सदैव बढ़ती जाती है। उत्पादन की पूंजीवादी विधि में जनसंख्या का यह अद्भुत नियम है, यानी जितनी अधिक उत्पादन बढ़ेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जितना अधिक उत्पादन बढ़ेगा पूंजीपति होते जाएंगे और वो जो गरीब व्यक्ति हैं और गरीब होते चले जाएंगे। मार्क्स के अनुसार गरीबी और भुखमरी प्राकृतिक परिणाम नहीं है, वरना उत्पादन की पूंजीवादी जो प्रतिकूल प्रतिरूप है, यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रतिकूल परिणाम हैं। ये गरीबी पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा उत्पन्न बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी का ही परिणाम है। जनसंख्या वृद्धि के बराबर रोजगार की उपलब्धता नहीं हो पाती। जितनी दर से जनसंख्या बढ़ती है रोजगार उतनी स्पीड से नहीं बढ़ पाते। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जीविकोपार्जन के साधनों पर काफी दबाव बढ़ जाता है, जिसको मार्क्स कहते हैं कि साम्यवाद के सुधार द्वारा ठीक किया जा सकता है, यानी साम्यवाद से उसको ठीक किया जा सकता है। मार्क्स का विश्वास है कि जनसंख्या संसाधन संबंध को उचित विधि द्वारा निर्धारित किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनसंख्या संसाधन संबंध को काफी महत्व देते हैं कि जितनी जनसंख्या है उतने ज्यादा संसाधन भी उपलब्ध हों, और ये साम्यवादी अर्थव्यवस्था में किया जा सकता है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था के प्रचलन से ये सामाजिक और आर्थिक बुराई समाप्त हो जाएंगी, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। कार्यशील जनसंख्या या श्रमिक वर्ग ही पूंजी संचय की दशाओं को प्रभावित करता है, ऐसे उत्पादन के साधनों का निर्माण करता है जिससे वह स्वयं अतिरिक्त जनसंख्या बन जाती है। सापेक्ष रूप में इसका जनाधिक्य के रूप में परिवर्तन होता है और भविष्य में यह सतत रूप में बढ़ती चली जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जनाधिक्य और उत्पन्न बेरोजगारी और निर्धनता आदि के निम्नलिखित कारण हैं। पहला जो कारण है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धनी वर्ग द्वारा मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती है, अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास किया जाता है, अधिक धन कमाने का प्रयास किया जाता है। गरीब जो मजदूर हैं वो और गरीब होता चला जाता है। इस लाभ से जो ये लाभ कमाता है पूंजीपति, इस लाभ से उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजी और मशीन आदि के रूप में निवेश करता है। जितनी ज्यादा मशीनें होंगी बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। पूंजीवादी अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से मशीनों द्वारा संचालित उपकरण, नवीन प्रौद्योगिकी आदि का प्रयोग करता है, जिससे श्रमिकों की छटनी होती है और परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। मजदूरों को उचित मजदूरी से कम मजदूरी मिलने के कारण उनका जीवन स्तर काफी नीचा हो जाता है। परिवार में श्रमिक संख्या में वृद्धि कर परिवार में गरीब व्यक्ति जो है श्रमिक व्यक्ति जो है वो परिवार में श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करके अधिक मजदूरी प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये है कि वो अधिक जनसंख्या में योगदान देता है, ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करता है और इसके कारण निर्धन श्रमिक वर्ग जनसंख्या वृद्धि में तत्पर दिखाई देता है, किंतु इस जनसंख्या वृद्धि से उसके जीवन स्तर में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, जबकि अतिरिक्त बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि ही होती है। धनी और निर्धन के अंतर में वृद्धि हो जाती है, यानी धनी और धनी होते चले जाते हैं और निर्धन होते चले जाते हैं। कार्ल मार्क्स का मत है कि पूंजीवादी व्यवस्था ही जनसंख्या की सभी समस्याओं का जड़ है, या जनसंख्या की समस्या का जड़ है। जनसंख्या से जो
समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन सब का कारण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को वो मानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलाव करके साम्यवादी प्रणाली या सामूहिक उत्पादन प्रणाली के माध्यम से अधिक जनसंख्या की समस्या को हल किया जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में आय वितरण की असमानता दूर होगी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी संभव है। सामान्य जीवन स्तर में सुधार होगा। आय के साथ कार्य के समान वितरण से सभी लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध होगा। समाज के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप जीवन स्तर में उत्थान से जन्म दर में गिरावट आएगी। पोषण और स्वास्थ्य में सुधार से मृत्यु दर में भी कमी संभव है। इस प्रकार जनसंख्या समस्या का एकमात्र हल साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। आलोचना हम इसकी कर सकते हैं क्योंकि जो कार्ल मार्क्स हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कट्टर विरोधी हैं और ये पूर्वाग्रह जनसंख्या समस्या के सभी दोषों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का या पूंजीवादी व्यवस्था का दुष्परिणाम मानता है। यानी सभी समस्याओं की जड़ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को वो बताते हैं, लेकिन ये विचार उनका सत्य नहीं है क्योंकि साम्यवादी देशों में भी जनाधिक्य दिखाई देता है। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी व्यवस्था में होने वाली प्रजनन दर की प्रवृत्ति को स्पष्ट नहीं किया, जिसके कारण यह मालूम नहीं होता कि ऐसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या होगी। मार्क्स केवल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बदलाव से ही जनसंख्या की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। उनका कहना है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जनाधिक्य के कारण किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, चाहे जनसंख्या की वृद्धि तक कुछ भी हो। यह उचित नहीं है और न ही सत्य प्रतीत होता है। जनसंख्या जनाधिक्य की समस्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं है, बल्कि इस समस्या का समाधान आर्थिक संपन्नता और प्राकृतिक साधनों के अधिक उपयोग से संभव हुआ है। यदि जनसंख्या की समस्त समस्याओं का हल साम्यवाद से होता तो 1991 में साम्यवादी देश सोवियत संघ का विभाजन न हुआ होता। विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त होने के कारण इससे कई घटक राज्यों ने स्वतंत्रता ग्रहण कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। रूस के जो अलग हुए राज्य थे उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। पहले वहां साम्यवादी अर्थव्यवस्था था। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना कि सभी समस्याएं साम्यवाद से हल हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। इस प्रकार की घटना ने कार्ल मार्क्स के विचारों और सिद्धांतों की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो ये कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए जनसंख्या संबंधी विचार थे। दूसरे एक और विद्वान हैं जिन्होंने जनसंख्या के संबंध में, जनसंख्या वृद्धि के संबंध में या जनसंख्या के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। हालांकि उनका भी अपना कोई अलग से जनसंख्या सिद्धांत नहीं है। वो है डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो 1799 में एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन के अध्ययन के बाद राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने किताब लिखी है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। उसमें 1817 में मुख्य रूप से वितरण संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया कि जो संसाधन हैं उन संसाधनों के वितरण में किस प्रकार की समस्या है और वो समस्या किस प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करती है। ये विचार उन्होंने प्रस्तुत किए। उसमें उन्होंने समाज को 3 भागों में विभाजित किया। कार्ल मार्क्स ने 2 भागों में विभाजित किया था। डेविड रिकार्डो ने समाज को 3 भागों में विभाजित किया। पहला भूमि का स्वामी, दूसरा खेती के लिए जिस पूंजी की जरूरत होती है उसका स्वामी और तीसरा श्रमिक। आप यूं कह सकते हैं कि एक तो राजा है भूमि का स्वामी और दूसरा किसान है जो जमींदार है और तीसरा श्रमिक है। इन तीनों के हिस्से को हम लगान, जैसे राजा को लगान मिलता है, पूंजी जमींदार को लाभ मिलता है और उस पर खेती करने वाला किसान या मजदूर है उसको मजदूरी के रूप में मेहनताना मिलता है। मजदूरी सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया कि भी इन्होंने कोई जनसंख्या संबंधी अलग से सिद्धांत नहीं दिया, बल्कि लेबर जो थ्योरी थी, लेबर थ्योरी में ही जनसंख्या संबंधी कुछ विचार प्रस्तुत उन्होंने किए और उन्हीं विचारों को हम जनसंख्या संबंधी सिद्धांत बोलते हैं। मजदूरी ये कहते हैं कि मजदूरी या श्रम जो है वो एक बिकाऊ वस्तु है।
श्रम का एक बाजार मूल्य होता है और एक स्वाभाविक मूल्य, एक मार्केट वैल्यू है, एक मार्केट वेज है और दूसरी नेचुरल वेज है, एक स्वाभाविक मूल्य है। ये बाजार मूल्य क्या होते हैं और स्वाभाविक मूल्य क्या होते हैं? सबसे पहले हम स्वाभाविक मूल्य की बात करते हैं। जीवन की न्यूनतम आधारभूत और आरामदायक वस्तुओं की ऐसी मात्रा से निश्चित होता है जो देश की जलवायु और आदतों को देखते हुए मजदूर के निर्वाह और उसके परिवार और पालन पोषण के लिए जरूरी होती है, ताकि बाजार में श्रम की पूर्ति में कमी न आए। वह मूल्य जो श्रमिकों को एक दूसरे के साथ रहने और अपनी जाति को बिना किसी कमी और अधिकता के सुरक्षित रखने में मदद करता है। स्वाभाविक मूल्य जीवन निर्वाह के स्तर द्वारा निर्धारित होता है। यह मुद्रा के रूप में नहीं होता। भोजन और अन्य जरूरतों की मूल्य बढ़ने से स्वाभाविक मूल्य में भी वृद्धि हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि जीवन की न्यूनतम आधारभूत और आरामदायक वस्तुओं के खरीदने के लिए जितने पैसे की जरूरत होती है, जितने मात्रा की जरूरत होती है, उस मात्रा को, उन आधारभूत वस्तुओं को ही हम स्वाभाविक मूल्य बोलते हैं। ये मुद्रा के रूप में नहीं होता, बल्कि वस्तुओं के रूप में है। जैसे ही भोजन और अन्य जरूरतों का मूल्य बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक मूल्य भी बढ़ जाएगा। आज से 50 साल पहले किसी भी देश में जो मजदूर है, उस मजदूरी का स्वाभाविक मूल्य, श्रम का जो स्वाभाविक मूल्य बहुत कम था। आज महंगाई होने के कारण वहाँ स्वाभाविक मूल्य, जो चीज 5 रुपए में आती थी, आज वो 50 रुपए में आती है। तो निश्चित रूप से जीवन की जो न्यूनतम और आधारभूत वस्तुओं की मात्रा खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो समय के साथ साथ स्वाभाविक मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। बाजार मूल्य क्या है? वह मूल्य जो मांग और पूर्ति के द्वारा निश्चित होता है और जो वास्तव में मजदूर को दिया जाना है। जब श्रम का बाजार मूल्य अपने स्वाभाविक मूल्य से अधिक हो जाता है तो श्रमिक अधिक समृद्ध होता है और एक स्वस्थ और बड़े परिवार का पालन पोषण करने में सक्षम होता है। इससे जनसंख्या में वृद्धि और श्रम की पूर्ति में भी वृद्धि होती है। कई बार मजदूरी की दर स्वाभाविक मूल्य से कम हो जाती है तो निर्धनता का वो कारण बनती है। बाजार मूल्य ये मतलब इस प्रकार का मूल्य है, निश्चित रूप से जो मजदूर को दिया जाता है, मजदूर को दिया जाना है। मान लीजिए मजदूर को 50 रुपये दिया जाना है और 50 रुपये में से 30 रुपये की वो अपनी जीवन की जो आधारभूत और जरूरी जो चीजें हैं उनको खरीदने में लगा देता है, तो 20 रुपये उसके पास बच जाता है। जैसे जैसे बाजार मूल्य और स्वाभाविक मूल्य में अंतर बढ़ता जाएगा, यानी बाजार मूल्य ज्यादा होगा, स्वाभाविक मूल्य कम होगा, तो श्रमिक अधिक समृद्ध, उसके पास पैसे आएंगे और एक बड़े परिवार का पालन पोषण करने में वो सक्षम होगा। ये कहना है रिकार्डो का। इससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। निर्धनता के कारण आरामदायक वस्तुओं का उपयोग संभव नहीं हो पाता, जिससे जनसंख्या में कमी आएगी। यानी अगर स्वाभाविक मूल्य से बाजार मूल्य कम होगा, बाजार मूल्य की जो कीमत है बाजार मूल्य स्वाभाविक मूल्य से अगर कम हो जाएगा तो गरीबी आएगी और उस गरीबी के कारण आरामदायक वस्तुएं नहीं खरीद पाएगा, जिससे बीमारियां बढ़ेंगी और जनसंख्या में कमी होने लगती है। पुनः मजदूरी की दर अगर ऊंची उठ जाती है, स्वाभाविक मूल्य से ऊपर हो जाती है, फिर जनसंख्या में वृद्धि होती है और ये चक्कर चलता रहता है। रिकार्डो ने प्राकृतिक आपदा और गरीबी को जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण माना है और गरीबी स्वाभाविक मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर के कारण आती हैं, ऐसा रिकार्डो का मानना है। श्रमिकों की संख्या में वृद्धि करके मजदूरी, जैसे ही श्रमिकों की संख्या ज्यादा होगी जनसंख्या बढ़ेगी, मजदूरी दर कम हो जाती है और कम होने पर मजदूरी दर, जनसंख्या कम होने पर मजदूरी दर बढ़ने लगती है। अतः मजदूरी दर और जनसंख्या में सकारात्मक संबंध है, यानी अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो मजदूरी दर कम होगी और अगर जनसंख्या में कमी आ रही है तो मजदूरी दर बढ़ेगी। श्रम पूर्ति का बढ़ना और घटना श्रमिकों द्वारा प्राप्त मजदूरी पर निर्भर करता है। मजदूरी के पर्याप्त होने की स्थिति में, मजदूरी अगर पर्याप्त मात्रा में मिल रही है
तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, जिसका हमने पीछे भी जिक्र किया, यानी वो अधिक बड़े परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ होता है। श्रमिकों को यदि अपनी जरूरत की वस्तुओं को खरीदने के लिए जरूरी मुद्रा से कम मजदूरी मिलती है तो वो परिवार बढ़ाने के लिए हतोत्साहित होते हैं, यानी वो परिवार नहीं बढ़ा पाते, वो जनसंख्या कम करने की कोशिश करते हैं और इसके अधिक होने की स्थिति में बच्चों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। आवश्यक वस्तुओं के उपभोग की मात्रा समय के अनुसार भी बदलती है। श्रमिक अपने परिवार का आकार किसी शक्ति और प्राकृतिक नियम के वशीभूत होकर नहीं करता, बल्कि अपने विवेक से ऐसा करता है, ऐसा रिकार्डो का मानना है। यानी विवेक कैसे काम करेगा? जब उसको मजदूरी कम मिलनी शुरू हो जाएगी, वो अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ दिखाई देगा, तो वो अपने विवेक से जनसंख्या को कम करने का, जनसंख्या को नियमित करने का, जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयत्न करता है। प्राकृतिक नियम श्रमिकों के जीवन स्तर के न्यूनतम होने की स्थिति में ही काम करता है। श्रमिकों की मांग पूंजी की मात्रा पर भी निर्भर करती है। पूंजी की वृद्धि के साथ अगर पूंजी की वृद्धि हो रही है, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी में वृद्धि हो रही है, श्रम की मांग में भी वृद्धि हो जाती है, और जैसे श्रम की मांग में वृद्धि होगी निश्चित रूप से जनसंख्या बढ़ेगी। देश की संपत्ति का वह भाग उत्पादन कार्य में लगाया जाता है जो और भोजन, कपड़ा, मशीन और कच्चा माल खरीदने के लिए यह जरूरी है। जब उपयोग में लाए जाने वाली पूंजी श्रमिकों की संख्या की अपेक्षा तेज गति से बढ़ती है जिन्हें इसका उपयोग करना है, तो मजदूरी का बाजार मूल्य उसके स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा बहुत अधिक होगा, और विपरीत परिस्थिति अगर होगी तो उसमें उल्टा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे बाजार में या जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में पूंजी ज्यादा लगेगी, पूंजी ज्यादा आएगी, उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मजदूरी का बाजार मूल्य बढ़ेगा, स्वाभाविक मूल्य से वो ज्यादा होगा और जनसंख्या बढ़ेगी। विपरीत जो परिस्थितियां हैं उनमें उल्टा होगा। विकासशील समाज में पूंजी की वृद्धि के कारण मजदूरी निरंतर स्वाभाविक स्तर से ऊंची रह सकती है और जनसंख्या की वृद्धि हो सकती है। जैसे जैसे मतलब समाज विकास करेगा, जैसे जैसे देश विकास करेगा, पूंजी की वृद्धि होगी और मजदूरी दर है वो स्वाभाविक मूल्य से ज्यादा होगी, इससे जनसंख्या वृद्धि होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। रिकार्डो का कथन है कि मजदूरी की दर श्रम पूर्ति या जनसंख्या वृद्धि आप इसको कह सकते हैं और पूंजी संचय पर निर्भर है। यानी जनसंख्या वृद्धि और पूंजी संचय पर ही मजदूरी की दर निर्भर करेगी। अतः जनसंख्या का नियमन सेवा, नियुक्ति, सुविधाओं और अवसर के अनुसार होता है, ऐसा रिकार्डो कहते हैं। निष्कर्ष रूप में पूंजी और जनसंख्या में वृद्धि के कारण श्रम की मांग और पूर्ति में भिन्नता समय और समाज के विकास के विभिन्न चरणों में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि पूंजी और जनसंख्या में वृद्धि या श्रम की मांग और पूर्ति में जो भिन्नता अंतर दिखाई देता है वो एक समय सभी समय एक जैसा रहता है। वो समय के अनुसार और जैसे जैसे समाज में विकास होगा उसके हिसाब से वो बदलता रहता है। समाज की प्रगति के साथ साथ भूमिपति और श्रमिकों के हित भी टकराने लगते हैं। श्रमिक अधिक मजदूरी की मांग करते हैं और भूमिपति देना नहीं चाहते, जिसके कारण लगान बढ़ता है और मजदूरी कम हो जाती है। समाज के विकास के साथ जनसंख्या बढ़ती है, अनाज की मांग अधिक होती है, लगान में वृद्धि होती है, लेकिन मजदूरी कम हो जाती है क्योंकि श्रमिकों की वृद्धि दर समान रहती है। श्रमिकों की या जनसंख्या की वृद्धि दर कह सकते हो आप, वो समान रहती है, परंतु उनके लिए मांग में इतनी वृद्धि नहीं हो पाती। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है उतने रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाते। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि श्रमिकों की मौद्रिक मजदूरी की दर तो बढ़ती है लेकिन वास्तविक मजदूरी की दर कम हो जाती है। अर्थात अनाज का मूल्य अधिक हो जाने से, जैसे ही लगान बढ़ेगा, जैसे ही अनाज का मूल्य बढ़ेगा, अनाज का मूल्य बढ़ने से मौद्रिक मजदूरी में कम अनाज खरीदा जाएगा। यानी मुद्रा तो बहुत ज्यादा दिखाई देगी आपको, पैसे तो बहुत ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन उसमें उस पैसे से अनाज बहुत कम आएगा। इस प्रकार भूमिपति
और श्रमिकों के जो हित हैं वो परस्पर विरोधी हो जाते हैं। आरामदायक और आनंददायक वस्तुओं में मजदूरों की रुचि का भी विशेष महत्व है। रिकार्डो चाहता था कि श्रमिकों की इन वस्तुओं में रुचि बढ़े ताकि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके, क्योंकि अगर श्रमिक इन चीजों के आदि हो गए या इन वस्तुओं में उनकी रुचि बढ़ गई तो वो अपने जीवन स्तर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से वो जनसंख्या को कम करने का भी प्रयत्न करेंगे। दीर्घकाल में मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर पर रहती है और अल्पकाल में मजदूरी दर घटती बढ़ती जाती है, यानी थोड़े समय में घटती बढ़ती जाती है, लेकिन बड़े समय का अगर अध्ययन करें तो निश्चित रूप से मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर पर ही रहती है। श्रम का मूल्य आमतौर पर वही होता है जो मजदूरों के जीवन निर्वाह स्तर पर उनको मुद्रा के रूप में मिलता है। मजदूरी का जीवन निर्वाह स्तर पर रहने का कारण यह है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है अनाज की मांग बढ़ती जाती है। अनाज की मांग बढ़ती जाती है, मतलब उत्पादन, कृषि उत्पादन की मांग बढ़ती जाती है। कृषि जो संसाधन है उन पर दबाव बढ़ता जाता है और इस स्थिति में जो खाली पड़ी जमीन है, जो पड़ती भूमि है, उस पर भी खेती होने लगती है, क्योंकि कृषि पर घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, जिसके कारण घटते प्रतिफल का नियम क्या है कि जैसे जैसे हम किसी एक भूमि पर खेती करते जाते हैं, मतलब काफी सालों के बाद आप देखेंगे कि उस कृषि भूमि से होने वाली जो पैदावार है, होने वाला जो उत्पादन है वो कम होता चला जाता है, जिसके कारण बढ़ती जनसंख्या की मांग पूरी नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप अनाज की कीमतें बढ़ती हैं। मजदूरी दर मुद्रा के रूप में तो बढ़ती है, जैसे हमने पीछे भी ये बात की थी कि मजदूरी दर पैसे के रूप में तो बढ़ जाएगी, लेकिन वास्तविक मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर तक ही सीमित रहती है। वैज्ञानिक आविष्कार और बढ़िया तकनीक के माध्यम से इस समस्या के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यानी आप यूं कहें कि वैज्ञानिक जो प्रगति है वो वैज्ञानिक प्रगति इस समस्या को हल कर सकती है। तो ये था रिकार्डो का कहना। रिकार्डो ने मजदूरी दर को और जनसंख्या को आपस में संबंधित करके ये बताया कि जैसे जैसे मजदूरी दर बढ़ेगी निश्चित रूप से मजदूर खुशहाल जीवन जिएगा और वो अधिक बड़े परिवार का पालन पोषण करने में अपने आप को समर्थ पाएगा और इस वजह से वो जनसंख्या बढ़ाएगा। विपरीत परिस्थितियों में वो जनसंख्या को बढ़ाने के लिए हतोत्साहित होगा। रिकार्डो के सिद्धांत की भी आलोचना की जा सकती है, क्योंकि रिकार्डो का सिद्धांत अवास्तविक और अव्यवहारिक प्रतीत होता है, क्योंकि उसने श्रमिकों की कार्य शक्ति, कार्य कुशलता और प्रतियोगिता रहित समूह के महत्व पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि श्रम व्यक्ति है, श्रम को एक अकेला व्यक्ति को समझते हैं। श्रमिक श्रम की शक्ति को ज्यादा महत्व नहीं देते, जिसका उत्पादकता आधारित मजदूरी और अनेक निःशुल्क सुविधाएं दिलाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी जो श्रमिकों के संघ होते हैं, जो श्रमिकों की यूनियन होती है, वो यूनियन भी पूंजीपति के साथ, भूमिपति के साथ या उद्योगपति के साथ लड़कर उनके लिए अधिक मजदूरी और अधिक निःशुल्क सेवाएं दिलाने में बहुत बड़ी योगदान देती हैं। इस बात को भी उन्होंने नहीं समझा। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर आधारित है ये लगभग ये सिद्धांत रिकार्डो का, इसलिए ये सत्यहीन प्रतीत होता है। हरित क्रांति और तकनीकी विकास से जिस कृषि के घटते प्रतिफल का उन्होंने जिक्र किया, उस घटते प्रतिफल का नियम कृषि के क्षेत्र में लागू नहीं होता, क्योंकि जैसे ही किसी कृषि भूमि की उपज या पैदावार घटनी शुरू हो जाती है तो हम खरपतवार नाशक दवाइयों के माध्यम से, हम उर्वरकों के माध्यम से या और दूसरे जो तकनीकी प्रयोगों से वो कृषि का जो घटता उत्पादन है उसको घटने नहीं देते, बल्कि उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये संभव हुआ भी है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु सरकार के उपायों से
इस सिद्धांत ये सिद्धांत जो है कम ही देशों में उपयोगी है, यानी मजदूरी को कम करके जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो ये जो इस प्रकार का जो उपाय है, इस प्रकार का उपाय कम देशों में उपयोगी है। वास्तविक मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर पर रहती है, इस कथन की भी आलोचना हुई है, क्योंकि जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे मजदूरी और श्रमिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। बहुत से देशों में आर्थिक विकास के माध्यम से श्रमिकों को अनेक लाभ मिले हैं और उनका जीवन भी सुधरा है, उनके जीवन में भी काफी सुधार हुआ है। तो ये आलोचना आप लिख सकते हैं। जो प्रश्न है इसमें दो ही प्रश्न बनेंगे मुख्य रूप से। एक प्रश्न में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स के जनसंख्या सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, और दूसरा प्रश्न जो है ये भी पूछा जा सकता है कि डेविड रिकार्डो द्वारा जनसंख्या वृद्धि के संबंध में दिए गए विचारों की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। धन्यवाद।